हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, टर्म 2 का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया आपका, राइट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक लेक्चर हो चुका है, तो फर्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर देखना है जिसमें मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था। अगर आप अभी आज फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो ध्यान से समझें कि मैं आपको पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स करवाने वाला हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्टैट, ये तीनों चैप्टर की जो वेटेज है 21 मार्क्स है। तो 3 चैप्टर्स करने से आपके 21 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और ये बड़े सिंपल चैप्टर हैं, मैं भी डिटेल में आपको करवाने वाला हूँ। पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो ना किसी भी चैप्टर की, पहले एग्जाम्पल्स निपटाओ। जैसे एग्जाम्पल्स हो जाती हैं फिर आप उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज है वो करो। हमेशा ऐसा करना चाहिए आपको। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही आपको करवाने वाला हूँ। टर्म 1 में भी हमने ऐसा किया है। तो अभी हम आज के लेक्चर में इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं, देखो एक्सरसाइज इसमें एक ही है 9.1, एक ही एक्सरसाइज है इसमें जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं, वो अलग से आपको करवाए जाएंगे। आज के लेक्चर में मैं इसकी 7 एग्जांपल्स आपको करवाने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अब बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन में कंफ्यूज होते हैं। अब देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे यार एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कैसे एक्चुअली बनाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स जो कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप स्टेटमेंट को रीड करो, जो जो स्टेटमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना होता है। अगर आपका डायग्राम बन गया तो राइट ट्राइंगल ही वो बनना होता है। अगर वो डायग्राम बन गया फिर गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, उस पर ध्यान दो और ट्रिग्नोमेट्री रेशो अप्लाई करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझो, मैं पढ़ रहा हूं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मैंने तुरंत क्या किया, मैंने टावर बना दिया जिसका नाम मैंने ए बी रख लिया। ये ग्राउंड पे मैंने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया जी, टावर को, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फिर ग्राउंड पे ये टावर जो खड़ा है तो ग्राउंड पे एक पॉइंट हो रहा है जो 15 मीटर दूर है इस टावर से। तो ये फुट ऑफ टावर बी, यहां पर वो पॉइंट रख लेते हैं। तो दैट लेट दिस पॉइंट इज पी और ये डिस्टेंस है 15 मीटर। ओके, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी, ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है ना पी, अगर आप यहां से टॉप ऑफ द टावर देखते हो, यानी ए पॉइंट को अगर आप देखते हो लाइक दिस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है इट इज 60 डिग्री। अब यहां पर जिस बच्चे को ये नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा इस वर्ड से जो एलिवेशन वर्ड आया। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, उसमें एलिवेशन डिप्रेशन में डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल आ गया, ये 15 मीटर डिस्टेंस आ गया। आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो मैंने एग्जाम्पल से समझाई थी उसमें ये कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करवा चुका हूं कि क्या इसमें करना होता है। आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर बेसिकली, और आपको बेस गिवन है। अपोजिट टू 60 डिग्री फाइंड करना है और एडजेसेंट टू 60 गिवन है। हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए आप जो रेशो अप्लाई करेंगे वो टैन या कॉट लगा सकते हैं, टैन या फिर कॉट, क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता। अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो फिर साइन कॉस में से कोई एक रेशो हम ले लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां पे हम टैन अप्लाई करने वाले। तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल आई एम राइटिंग टैन थीटा, सर इट इज साइड अपोजिट टू थीटा जो कि यहां पर ए बी है, एंड एडजेसेंट टू थीटा जो कि यहां पर बीपी है। पहले डेफिनेशन लिखो फिर वैल्यूज डाल दो सारी। जैसे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, व्हाट इज ए बी, सर एच, व्हाट इज बीपी, सर 15, tan 60 का √3 h बाई 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको h मिल गया 15 √3 मीटर। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो √3 का वैल्यू डाल दो 1.73 और इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। आपके सिलेबस में क्या है कि मैक्सिमम 2 राइट ट्रायंगल्स बन सकती हैं, 2 से ज्यादा राइट ट्रायंगल्स नहीं बनेंगी किसी डायग्राम में। 3, 4, 5 ऐसी इतनी राइट ट्रायंगल्स नहीं बनेंगी आपके सिलेबस में। वही है क्योंकि सीबीएसई ने जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया है उसमें इस चैप्टर में रिड्यूस यही कर रखा है कि आपको मैक्सिमम 2 राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ सकता है। 3 राइट ट्रायंगल, 4 राइट ट्रायंगल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये तो इसमें एक सिंगल राइट ट्रायंगल थी, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल था। चलिए आगे बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है, यू कैन रीड। An electrician has to repair an electrical fault
ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो भाई यहां पर एक पोल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम आते हैं। हियर इज अ पोल, लेट इट्स नेम इज ए बी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल, यहां पर वायर लगी रहती हैं, कुछ फॉल्ट हो गया भाई, बिजली चल गई आपके घर की, तो इलेक्ट्रिशियन आपने बुलाया, वो उसको रिपेयर करेगा। शी नीड्स टू रीच, अच्छा हाइट भी दे रखी पोल की, हाइट दे रखी पोल की, तो लिख लो भाई, जैसे पता चले लिख लो 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। टॉप टू नीचे उसको कितना रहना है, 1.3। सीधा टॉप पे नहीं चले जाना है वहां वायर हो तक करंट ना लग जाए, है ना, पीछे से कोई स्विच ऑन कर दे, ऐसा होता है कई बार। तो उसको नीचे कितना रहना है, 1.3 मीटर उसको नीचे रहना है। तो भाई यहां पर हम उसकी पोजीशन रख लेते हैं पी पॉइंट पे। तो पी इज द पोजीशन ऑफ दैट, जो बंदे ने रिपेयर करना है, ठीक है। तो हेयर इट इज 1.3 मीटर, इट इज 1.3, एपी इज 1.3, बस ये समझिए आप, एपी इज 1.3 मीटर, ठीक है। अब इस पोजीशन तक कैसे पहुंचेगा, है, इस पोजीशन तक कैसे पहुंचना उसने, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined an angle of 60 degree to the horizontal। भाई लैडर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल लैडर रखनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको लैडर रखनी, ये रख दिया हमने लैडर, इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू। तो पी क्यू इज द लेंथ ऑफ लैडर, ये लेंथ आपको फाइंड करनी। अब इसका नाम है एक्स रख लेते हैं, इसकी लेंथ हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये 1.3 है तो कैन यू टेल मी पी बी? यस सर, क्योंकि टोटल था 5, हाइट ऑफ द पोल, लैडर नीचे कितनी रखी 1.3, तो इसमें से आप 1.3 को माइनस करो। सर 10 में से 3, सर जी 7 आ गया, सर 4 में से 1, सर 3 आ गया, 3.7। ये जो बीपी है, बीपी इसका लेंथ आ गया 3.7। तो यहां पर एक बड़े ही सिंपल, मतलब ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया कि आपको ये परपेंडिकुलर गिवन हो गया और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अब बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सी रेशो का रिलेशन है, साइन रेशो का। तो साइन रेशो आप अप्लाई करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इसने ऑलरेडी बता रखा है, 60 डिग्री का एंगल बनाओ। एक तो लैडर की लेंथ ऐसे निकल जाएगी साइन रेशो से। दूसरा, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस सो दैट द फुट ऑफ द लैडर, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अच्छा, वो कह रहा है कि लैडर कितनी दूर रखेगा, वो रखेगी फुट ऑफ द टॉवर से, यानी आपको बी क्यू भी फाइंड करना है। क्यू इज द फुट ऑफ द लैडर, तो आपको बी क्यू भी फाइंड करना है। मानो इसका नाम वाई रख लेते हैं, तो वाई फाइंड करने के लिए आप कॉस लगा सकते हो और एक्स को फाइंड करने के लिए साइन लगा सकते हो। तो दोनों रेशियोज 1/1 यू कैन अप्लाई। तो हेयर आई एम राइटिंग फर्स्ट, अच्छा ये एंगल है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60, सर वो तो आ गया 3.7, ठीक है। बीपी लेना, बीपी, और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, सर इट इज एक्स, तो एक्स ही निकले ना यहाँ से। tan 60 का वैल्यू √3/2, 3.7 डिवाइड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर x √3 2 मल्टीप्लाई 3.7, सर व्हाट इज x, 2 मल्टीप्लाई 3.7 डिवाइड बाई √3। इसको आप रैशनलाइजिंग कर सकते हो। डिवाइड में कभी भी रैशनल नंबर आए ना तो उसको रैशनलाइजिंग करना, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आप जल्दी ढूंढ सकते हो। दैट्स ऑल। एक्स इज इक्वल टू 2 7 14, 4 1 3 2 6 and 1, 7.4 √3/3 मीटर। दैट्स ऑल। दिस इज द लेंथ ऑफ लैडर जो हमने निकाली। डन। एग्जैक्ट चाहिए तो √3 का वैल्यू डालना पड़ेगा आपको, 1.73, 7.4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है। दैट फॉर कैलकुलेशन पर्पज आप ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरा आपको बेस भी फाइंड करना है, बी क्यू भी फाइंड करना है। तो यहां पे मैं कॉस अप्लाई कर रहा हूं, कॉस 60 डिग्री। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस? सर साइड एडजेसेंट टू एंगल, 60 डिग्री के एडजेसेंट कौन है सर, वाई। हाइपोटेन्यूज कौन है सर, एक्स। तो मैंने कॉस ये लगा लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे टैन भी लगा सकता था, याद रखें मैं टैन भी लगा सकता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है और ये बेस हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल मैंने कॉस लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, टैन कॉस दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, वाई सर फाइंड करना है, एक्स सर ये आपने निकाल दिया एक्स, इट इज 7.4 √3/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को अपनी जगह रखो, 7.4 √3/3 और यहाँ पे आ गया 1/2। बस इसको कैलकुलेशन कर दो,
7.42 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6 1 14 7, पहले मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड कर रहे हैं, 3.7 √3/3 इज इक्वल टू वाई। सो दिस इज व्हाट फुट ऑफ लैडर और पोल के फुट में कितना डिस्टेंस, यानी वाई। दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन है। एक ही राइट ट्राइंगल था इसके अंदर, बस आपको एक बार साइन एक बार कॉस, जो मैंने कॉस से वाई निकाला, आप टैन से भी निकाल सकते हो, तो मैं टैन से भी निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। आई एम राइटिंग टैन 60 डिग्री। व्हाट इज टैन? अपोजिट टू 60 अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट टू 60 इज 3.7 अपॉन एडजेसेंट वाई। तो टैन 60 की वैल्यू √3, 3.7 अपॉन वाई, वाई का वैल्यू 3.7 अपॉन √3। इसको आप रैशनलाइजिंग करो तो यही आ जाएगा 3.7 √3 अपॉन 3। ठीक है, रैशनलाइजिंग आप कर सकते हो। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 2, वेरी सिंपल। नाउ द एग्जांपल नंबर 3, यू कैन रीड। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। भाई एक चिमनी है, उससे इतनी दूर खड़ा है और उसकी खुद की हाइट भी दे रखी 1.5। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री। अब देखिए ये डायग्राम भी एक सिंपल डायग्राम में जा रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज किया है कि जो ऑब्जर्वर है ना उसकी हाइट भी दे रखी है। लो भाई ए बी, ये ऑब्जर्वर रख लो, यानी मैं ही खड़ा हूँ मानो, ठीक है, और यहाँ से मैं चिमनी को देख रहा हूँ, यहाँ पर ये सामने मैंने चिमनी बना दी, तो पी क्यू चिमनी है और पी इज द टॉप ऑफ द चिमनी। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है बी क्यू। ऑब्जर्वर है 1.5, ये 1.5 है। ठीक है, जो जो लिखा है मैं लिख रहा हूं, हो सकता है कई बार ऐसे डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। 1.5 हो गया, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, तो भाई ये हो गया आपका 28.5। चलो सर ये भी लिख लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए देखो आपने आई साइड तो बना दी अपनी, तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन में डिटेल में बता रखा है कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है, तो ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इसका नाम है आर रख ले। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि यहाँ पर हमें 45 डिग्री दी है। देखो जैसे ही आपको एंगल 45 डिग्री दिखे ना, राइट ट्रायंगल और 45 डिग्री एंगल, एक चीज का ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ सेम होता है 45 डिग्री पे राइट ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब ये 28.5, तो ये कितना हो गया 28.5। ठीक है, अगर ये 28.5 है तो पी आर कितना होगा, ये भी 28.5 है। वो कैसे, अभी बताया, 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं। तो ये जो ऊपर राइट ट्रायंगल आपको दिख रही है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, इनकी लेंथ सेम है क्योंकि एंगल 45 डिग्री का। ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। अब देखो ये 1.5 दिया था ना ए बी ऑब्जर्वर, तो आर क्यू भी कितना होगा 1.5। तो ट्रिग्नोमेट्री में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हमने वैसे ही 45 डिग्री की हेल्प से ये समझ लिया परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं, तो बेस का लेंथ तो हमें पता चल ही गया 28.5 इट इज गिवन, तो परपेंडिकुलर भी तो उतना ही होगा। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो फिर कैसे अप्लाई करनी है, कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है tan 45 डिग्री इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा पी आर, इस ट्राइंगल में लगा रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पी आर अपॉन ए आर। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है सर जी 1, तो पी आर इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा, यहां पर पी आर इज इक्वल टू ए आर। अब पी आर और ए आर में से एक लेंथ आपको पता रहेगी, ए आर का लेंथ पता है, ठीक है, तो पी आर निकल गया 28.5, दैट्स ऑल। तो जब आपने पी आर को फाइंड कर ही लिया है, तो हमें बोला था हाइट ऑफ द चिमनी, तो भाई उसमें 1.5 ऐड कर दो, तो हाइट ऑफ द जो चिमनी आएगी टोटल 28.5 में आपको 1.5 प्लस करने पड़ेंगे। सर 0 आ गया, 8 और 1 9, 10 आ गया, 3 आ गया, 30 मीटर इज द हाइट ऑफ द चिमनी। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाती हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन करना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है जी, बनाते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाते हैं इसकी।
आपको टावर बनाना पड़ेगा। लो भाई, टावर है कि बिल्डिंग जो भी है, ये आपका आ गया ए बी। यहाँ ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी, एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। लो भाई, मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ी, उस स्टेटमेंट से जितना समझ में आया उतना बना दिया, तो इतना बना दिया भाई। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। भाई एक तो ये 30 डिग्री और साथ में ये 10 मीटर, दो बातें इसके अंदर लिख ली, बिल्कुल लिखेंगी। A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from the P is 45 डिग्री। देखो भाई साहब क्या किया गया है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जी। अब मेरे को डायग्राम जो है थोड़ी सी नीचे लानी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट, डोंट वरी। ये बिल्डिंग को भाई इतना रखते हैं फिलहाल ए बी, यहाँ पर फ्लैग जो है डिफरेंट कलर में लेता हूँ, ये फ्लैग, ठीक है, फ्लैग स्टॉफ, ठीक है, तो लेट इट्स नेम इज क्यू। तो इस ए बी बिल्डिंग पे फ्लैग लगा रखा है और फ्लैग जिस स्टिक में लगा रखा है डंडे में, दैट इज उसका लेंथ है क्यू ए। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखें तो ये 30 डिग्री पहले बता दिया, लेकिन अगर हम टॉप ऑफ द फ्लैग देखें, टॉप ऑफ द फ्लैग, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री पूरा कंप्लीट। अब इसमें दो राइट ट्राइंगल बनी हुई, दो राइट ट्राइंगल, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इतना राइट ट्राइंगल रहेगा दो तक, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पी। दो चीज़ें फाइंड करनी है, ध्यान से समझो। एक आपको ये निकालना है क्यू ए, मानो ये एक्स हो गया, एक आपको निकालना है पी बी, मानो ये वाई हो गया, दैट्स। और बिल्डिंग की हाइट पहले से पता हमें 10। कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, कभी भी दो राइट ट्राइंगल्स है ना, तो लेनी है आपको दोनों राइट ट्राइंगल्स होती हैं, उन दोनों के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगानी होती है। पहले आप कोई भी राइट ट्राइंगल ले लो, चाहे छोटी वाली ले लो चाहे बड़ी वाली ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले मानो छोटी वाली राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, छोटी वाली राइट ट्राइंगल ली, इसमें एंगल है 30 डिग्री का, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं, यहाँ पर बात कर रहा है परपेंडिकुलर की या बेस की, तो हम यहाँ पर छोटी ट्राइंगल में tan लगाएंगे। तो छोटी ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री का है, तो tan 30 साइड अपोजिट टू 30 जो कि 10 है, अपॉन एडजेसेंट जिसको हमने y माना। tan 30 का वैल्यू सर 1/√3, 10 अपॉन y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सर y आ गया 10√3, √3 का वैल्यू डालोगे 1.73, फिर आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है, ये आ जाएगा 17.3 मीटर। तो भाई वो पॉइंट जो ग्राउंड पे था वो उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, सर जी 17.3 मीटर। एक पार्ट तो हो गया। अब आप दूसरी राइट ट्राइंगल लो, बड़ी वाली, इन राइट ट्राइंगल QBP, ठीक है, ये बड़ी वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं QBP। अब बड़ी वाली राइट ट्राइंगल में एंगल कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया, परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं, अब आपने y तो निकाल ही लिया 17.3, यानी ये टोटल जो QB है ये 17.3 ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के दिखा रहा हूँ। tan लगाना इसमें tan 45 जो कि आएगा QB अपॉन PB। tan 45 का वैल्यू इज 1, QB अपॉन PB, क्रॉस मल्टीप्लाई सर PB इज इक्वल टू QB। तो आपको x चाहिए QA छोटा पार्ट, तो PB का लेंथ अभी आपने निकाला, PB का लेंथ सर 17.3, QB दो पार्ट का बना हुआ, एक x का और एक 10 का, तो यहाँ से x निकल जाएगा। 17.3 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.3 मीटर, दैट्स ऑल। काफ़ी सिंपल है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, उतना टफ नहीं आएगा आपको, सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया हो। टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप एनसीईआरटी परफेक्ट कर लेना, 16 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के और 7 एग्जाम्पल्स, 23 क्वेश्चंस अगर आपके परफेक्ट है ना एकदम, मैं आपको श्योरिटी के साथ गारंटी देता हूँ, इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम करके आओगे, फोड़ के आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं आपका पेंडिंग रख सकता। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट कंडीशन ये है 23 क्वेश्चन परफेक्ट होने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कई बार हमें कंफ्यूज करता है, स्टेटमेंट को हमें एक दो बार और पढ़ना पड़ता है, लेकिन है बड़ा सिंपल है। देखो हुआ क्या कि एक टॉवर है, ये रो, एक टॉवर है AB,
इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, सनलाइट। अब सनलाइट इस पर पड़ रही है तो इसका कुछ शेडो बना होगा, ठीक है। बिल्कुल इसके सिर के ऊपर नहीं है, कौन, सन की शेडो बना ही ना, है ना। बिल्कुल हेड टू हेड होता है ना जब सन, शेडो कहाँ बनता है, शेडो तो दिखता ही नहीं हमें, पाँव के नीचे ही आ जाता है। सन थोड़ा सा साइड में होगा, शेडो लाइट पड़ रही है उसकी, इसका शेडो आ रहा है ग्राउंड के साथ, तो भाई ऐसे शेडो बन गया। तो अभी फिलहाल इसका नाम मैं रख रहा हूँ पी। तो बीपी इज द शेडो ऑफ द टॉवर। फिर क्या हुआ, सन थोड़ा सा आगे हो गया, पीछे हो गया, कहीं भी हुआ, रोटेशन हुई, ठीक है। अब मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका शेडो बीपी था, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका शेडो बीपी था, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका जो शेडो है उसकी लेंथ बढ़ गई, शेडो की लेंथ बढ़ गई, बी से चला गया वो क्यू तक। ये समझना है बस आपको, बी से चला गया क्यू तक, दैट्स ऑल। यही वो कहानी लिखी हुई है पूरे क्वेश्चन के अंदर। पहले जो शेडो बना वो छोटा था, बाद में जो शेडो बना वो बड़ा था, और दोनों में डिफरेंस कितना आया, मतलब कितना लेंथ बढ़ गया शेडो का, ये हमें गिवन है, इट इज 40 मीटर। यानी ये जो PQ है ना, PQ ये 40 मीटर है, बस ये समझो आप। शेडो का लेंथ मत ले लेना, कंप्लीट शेडो का 40 मत लेना, पहले वाले शेडो का 40 मत लेना, शेडो कितना इंक्रीज हुआ आफ्टर सम टाइम वो दे रखा है, इट इज 40 मीटर, बस ये समझना है इसके अंदर। अब यहां पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, इसको आप सन्स अल्टीट्यूड बोल सकते हो, कि सूरज की वजह से जो एंगल बना, टॉप टू टॉप ऑफ शेडो एंड टॉप ऑफ टॉवर, उनके बीच में एंगल, ये टॉप ऑफ टॉवर, ये टॉप ऑफ शेडो, ये टॉप ऑफ टॉवर, ये टॉप ऑफ शेडो, ये दो एंगल बन रहे, एक छोटा एक बड़ा। अगर आपको कंफ्यूजन हो सर छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, स्टेटमेंट में समझ में नहीं आ रहा, छोटा दिख तो रहा है छोटा बड़ा, लेकिन डायग्राम में कहां लिखेंगे छोटा बड़ा ये समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ा सिंपल है यार, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बता रखा है, जो एंगल टॉवर के पास होगा, नजदीक होगा, वो एंगल बड़ा होता है। जैसे जैसे आप टावर के पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, दैट्स ऑल। ये थोड़ी कॉमन सेंस भी हमें लगानी है। तो यहां दो एंगल की बात हो रही है, तो सोचे समझे आप इसको, बिना सोचे समझे इसको 60 डिग्री और इसको 30 डिग्री मान लो। कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, स्टेटमेंट से समझ नहीं आता कि 30 डिग्री कहां रखे, 60 डिग्री कहां रखे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। ग्राउंड पे दो पॉइंट है P एंड Q, एक टावर के पास है, एक टावर से उससे थोड़ा दूर है, तो जो पास है उसमें एंगल बड़ा होएगा, जो दूर है उसमें एंगल छोटा होगा, एज सिंपल एज इट इज, दैट्स ऑल। तो ये 40 मीटर है। अब आपको जो भी फाइंड करना है दैट यू कैन फाइंड H। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई, यहां पर प्रॉब्लम है कि जो दो राइट ट्राइंगल हैं, किसी भी राइट ट्राइंगल में हमारी कंप्लीट साइड नहीं पता। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेम एग्जांपल करवा रखी है, उसमें डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं, बट सेम एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में करवा रखी है, इसलिए बोल रहा हूं लेक्चर 1 जरूर देखना है, ठीक है। चलिए अब हमें BP AB या हाइपोटेन्यूज कुछ भी फाइंड करना हो, बड़े मस्त तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, दोनों राइट ट्रायंगल्स आपको लेनी ही पड़ेंगी, 1 बाई 1 दोनों राइट ट्रायंगल आपको लेनी ही पड़ती हैं। तो मानो पहले मैं छोटी वाले लेता हूं, इन राइट ट्रायंगल ABP, छोटी वाली राइट ट्रायंगल आ गई ABP, छोटी वाली राइट ट्रायंगल। अब इसमें हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल ही नहीं है ना, तो यहां पर हम बात करेंगे tan की। तो छोटी ट्रायंगल में बन रहा है tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा H है और बेस है हमारा X। tan 60 की वैल्यू √3 H बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H इज इक्वल टू √3x, इसको नंबर 1 दे दिया, डन। अब लो बड़ी राइट ट्रायंगल ABQ, इन राइट ट्रायंगल ABQ, बड़ी ट्रायंगल में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर बड़ी ट्रायंगल में एंगल बड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं है भाई, डायग्राम को ध्यान से देखो, ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें एंगल ये छोटा बनो, जितना इसको खींचोगे पीछे एंगल और छोटा होता जाएगा, ठीक है। इस Q पॉइंट को और पीछे खींचोगे एंगल और छोटा होता जाएगा, तो बड़ी में बड़ा एंगल नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना। तो tan 30 डिग्री अपोजिट टू 30 इज H अपॉन बेस, बेस पूरा BQ लिख रहा हूं फिलहाल में, ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, H को फाइंड करना है, BQ। अब BQ दो पार्ट का बना हुआ है, एक X का और एक 40 का, तो इसको लिखो X + 40, X + 40, दैट्स ऑल। आपको फाइंड क्या करना है, X फाइंड करना है कि H फाइंड करना है, ये सोच लिया करो। सर हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, सर हमें H फाइंड करना है, तो X को एलिमिनेट कर दो। तो यहां से जो मैंने लिखा हुआ है H इज इक्वल टू √3x, तो आप लिख सकते हो सर X जो होगा, वो जो X होगा वो H/√3 होगा। तो ये जो X की वैल्यू है ये वहां डाल दो, H/√3, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो क्या बोला, x का वैल्यू डाल दो, कौन सा, h/√3। तो इस x की जगह लिख दो h/√3, क्योंकि x नहीं चाहिए ना, x को एलिमिनेट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी वैल्यू h में। सिंप्लीफाई कर लो इसके बाद आप इसको। चलिए सिंप्लीफिकेशन में आप ऐसा करो कि चलो एलसीएम ही ले लो इसका, √3 एलसीएम आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक। इधर आप h√3 मेंटेन रखो, h + 40√3, ये √3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3h हो जाएगा ना, √3 3 होता है। देन यू हैव टू फाइंड h, तो 40√3 मैंने इधर रखा, 3h की तरफ h ले गया ये वाला, तो 3h में से एक h गया 2h, 40√3 इट इज़ 2h एंड व्हाट इज h, सर 240 कैंसिल हो गया, 20√3। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू डालो 1.73, तो आप एग्जैक्ट लेंथ भी बता सकते हैं टावर की, ठीक है, हाइट डिफाइन करनी थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आ गया डिप्रेशन वाला एंगल, ध्यान से समझना, सिंपल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। इतना स्टेटमेंट पढ़ के हमें यह समझ में आएगा कि यहाँ पर दो बिल्डिंग्स हैं, एक छोटी एक बड़ी है। अब आप कहाँ पर हो, छोटी पे कि बड़ी पे? तो आप बोलोगे सर छोटी बिल्डिंग पे ऐसा नहीं है भाई, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो, यानी आप बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हो तो तभी तो नीचे देख रहे हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आपकी गर्दन नीचे हो रखी है, तो छोटी बिल्डिंग से गर्दन नीचे कैसे होगी? आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे देखना है, तो गर्दन ऊपर जाएंगे तब एलिवेशन बन जाएगा। आप हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे, आप बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ गए हो भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ गए हो आप। तो भाई साहब आप बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ गए हो, ये बड़ी बिल्डिंग ए बी, इसके सामने छोटी बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, ये लो PQ छोटी बिल्डिंग। तो आप किस पोजीशन पे रहो, P पे के A पे? आप A पे हो भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो, आप नीचे देख रहे हो। अब नीचे कहां देख रहे हो? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग। अब ये 8 मीटर बिल्डिंग, तो आप इस टॉप पे खड़े होकर कहां देख रहे हो? छोटी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। ये होगी आई साइड। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा रखा है, डिप्रेशन एंगल का क्या मतलब है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी पड़ेगी, इसका नाम एक्स रख लेते हैं। तो भाई साहब ये वाला एक एंगल बना हुआ है। दूसरा बॉटम पे भी बन रहा है, आप यहां से आप नीचे भी देख रहे हो, एक एंगल ये बना हुआ है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गए। अब फिर यहां पर कंफ्यूजन कई बार बच्चों को होती है, सर 45 डिग्री कहां लेना और 30 डिग्री कहां लेना है। अगर समझ में ना आए क्वेश्चन पढ़ के, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अपने कॉमन सेंस लगानी है। भाई साहब ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल, सिंपल। ये छोटा वाला एंगल है, यहां पर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला एंगल है, ये आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन में 99% क्या होगा, 99% क्या होगा, जैसे मैं ये लाइन बना रहा हूं ना अभी, ये ऐसे कोई लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं R। जैसे ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने AX बनाई और जो मैंने RP बनाया, ये दोनों पैरेलल हैं, तो 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, इनको मतलब सेम ले लिया आपने, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का किसके इक्वल बैठेगा? ये इसके इक्वल बैठेगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां 30 और यहां लिखते हैं। नो, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर अगर पेपर आपका MCQ नहीं सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव हुआ, तो भाई ये डायग्राम प्रॉपर दिखानी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख लो, लेकिन सब्जेक्टिव हुआ, आपको स्टेप्स लिखने सारे, डायग्राम बनानी है, तो डिप्रेशन एंगल आपको दिखाना पड़ेगा, डायग्राम के मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए 30 और ये आ गया आपका 45। फिर देखो 45 डिग्री का एंगल आ गया, तो इसमें जो 45 डिग्री जिस राइट ट्राइंगल में, उस राइट ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर सेम होगा ठीक है, उनकी लेंथ सेम होगी। चलिए हमें सिर्फ 8 मीटर पता है, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है भाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स फाइंड करना है, यानी आपको एक्स फाइंड करना है। ये BQ मैंने एक्स ले लिया, और टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है मैं वाई ले लेता हूँ। तो यू हैव टू फाइंड वाई एंड एक्स, जो कि बड़े सिंपल वे में आप फाइंड कर लेंगे। यहां भी दो राइट ट्रायंगल्स आपको दिख रही होंगी, जिनके अंदर एंगल्स हैं, गिवन एंगल्स हैं, उनको 1 बाई 1 आपको लेना ही लेना है। दोनों राइट ट्रायंगल को 1 बाई 1 यू हैव टू टेक। तो पहले हम कोई भी एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले मैं ले रहा हूं जिसमें 45 डिग्री वाला एंगल है, वो बड़ी मस्त होती है राइट ट्रायंगल। तो आई एम टेकिंग राइट ट्रायंगल ABQ। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। tan 45 अपोजिट टू 45 AB, ठीक है, बेस वाला 45 ये रखना।
अपॉन एडजेसेंट सर बी क्यू, 45 का वैल्यू 1, तो ए बी अपॉन बी क्यू, सो यू कैन राइट सर ए बी इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ अब ऐसा करो, ए बी दो पार्ट का बना हुआ है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इसको ब्रेक करना चाहते हो तो कर लो, चलो कर लेते हैं। इसको एच रख लेता हूँ, इसको के रख लेता हूँ, करना ही पड़ेगा। ये एच और ये के, और बी क्यू सर बी क्यू को एक्स है। अब एच के और एक्स में कुछ गिवन है क्या? किसी की वैल्यू पता आपको? यस सर, के का वैल्यू पता है 8 मीटर, क्योंकि ये बिल्डिंग के सामने वाला पार्ट है। तो जितना बिल्डिंग है ये 8 मीटर, उतना ही ये के होगा। तो के का वैल्यू 8 डाल दो, तो आपको मिलेगा h प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स। तो भाई ये रिलेशन को संभाल के रखो, h भी नहीं पता आपको, x भी नहीं पता, ठीक है। 8 जो k का वैल्यू जो पता चल गया 8 वो रख लिया, एक रिलेशन बन गया। अब आपको दूसरा राइट ट्रायंगल लेना है 30 डिग्री वाला, ए आर पी, इन राइट ट्रायंगल ए आर पी, इसमें आ गया आपका tan 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30, सर h डायरेक्ट लिख रहा हूं, h लिया हुआ उतने पार्ट को मैंने, और इसका बेस x के बराबर ही लेना है, ये x ही है, दैट्स ऑल। tan 30 1/√3, ठीक है। h, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, h √3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखो दोनों में x का वैल्यू निकला हुआ, कंपेयर कर लो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को आपने कंपेयर किया, तो आप देख सकते हैं ये भी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं h प्लस 8 इज इक्वल टू वट, h√3। आपको फाइंड क्या करना है? h, x और y निकालना है, तो h हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अभी आ गया मेरे पास 8 इज इक्वल टू h√3 माइनस h, 8 h कॉमन √3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। रैशनलाइजिंग कर सकते हो आप √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, 9th क्लास में खूब आपने रैशनलाइजिंग पढ़ रखी है। a प्लस बी, a माइनस बी, 3 माइनस 1, तो यहाँ कट जाएगा 2 आएगा इसका, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कट गया 4। तो भाई h का जो वैल्यू मिला है वो मिल गया आपको 4 √3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। h आपको फाइंड नहीं करना, बट h आपको चाहिए तो सही पूरा y निकालने के लिए। k पहले से पता 8 है, h हमने निकाल लिया, दोनों को प्लस करो y आ गया, और जो x का वैल्यू है वो h प्लस k है। आधा समझ? तो h पे टिकी सारी चीजें, h को हमने फाइंड कर लिया, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं y, ठीक है। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग y, h प्लस k, h प्लस k। h क्या निकाला आपने? 4 √3 प्लस 1, 4 √3 प्लस 1, और k कितना है? 8 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4√3 4, 8, 4√3, ये हो गया 12। ऐसा रखो, या फिर 4 पूरा कॉमन ले लो, √3 प्लस 3, दैट्स ऑल। दिस इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब बात करते हैं हम x की। अब x किसके बराबर है? सर ये तो y के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री है। सर y, तो सर ये निकाला, तो भाई ये भी इतना है, दैट्स ऑल। आधे समझ? तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स आ गया, x और y हमारे सेम थे दोनों, ठीक है। ये पूरा y और ये पूरा x, ये दोनों सेम थे। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो रैशनलाइजिंग भी करना पड़ा, आंसर ये मैच भी हमें करना है अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीख रहे हैं। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively. If the bridge is at height of 3 मीटर from the banks, find the width of the river. देखो कहानी कुछ इस तरह से है, ये भाई ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर, ये रिवर है, ठीक है। इसमें इसका नाम रख लो, इसकी विड्थ रख लो AB। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिज है, इस रिवर पे ब्रिज है। अब ब्रिज पे एक बंदा बैठा है, जहाँ आप ही हो, मान लो यहाँ पर है P पॉइंट पे, एक बार इस बैंक को देख रहा है, इस किनारे को देख रहा है, एक बार दूसरे किनारे को देख रहा है, ठीक है।
अब ब्रिज से वो बैंक को देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है कि नीचे देख रहा है? नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, डिप्रेशन बनेगा? डिप्रेशन बनेगा। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, एक इधर बना दो, एक इस तरफ बना दो। एक एंगल आपका ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। इस P की पोजीशन है ना, बिल्कुल मिडल में मत रखना, मिड में मत रखना। क्यों? क्योंकि एक एंगल छोटा है, एक बड़ा है। मिड, इस P की पोजीशन बिल्कुल मिडल में आप तब रखो जब एंगल सेम बन रहे। लेकिन यहां पर बताया कि एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। ये वाला पॉइंट जितना बैंक की तरफ होगा, किनारे की तरफ होगा, वो एंगल बड़ा होगा। यानी ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का है और ये एंगल आपका 30 डिग्री का। दैट्स ऑल। अगर ये 45 डिग्री का है तो यहां पर हाइट ऑफ द ब्रिज भी हमें दे रखी है, तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां पर। अब इसकी जो हाइट है 3 मीटर, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटे? 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 अल्टरनेटिव। अब ये 30 है तो ये भी कितना? 30 डिग्री। दैट्स ऑल। पूरा डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया। आपको रिवर की विड्थ निकालनी, जो कि बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे। मानो इतने पार्ट को मैं एक्स मान लेता हूं, इसका नाम रख लेते हैं यहां पर एस। ए एस को मैं एक्स ले लेता हूं और एस बी को मैं वाई ले लेता हूं। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 3 और y, यानी y जो है 3 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। सर वो कैसे? भाई 45 डिग्री का एंगल बताया, 45 डिग्री का एंगल। इस राइट ट्राइंगल में 45 डिग्री का एंगल आ गया, तो इसका परपेंडिकुलर बेस तो सेम होंगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो ट्रिग्नोमेट्री से करो। tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 45 1 होता है, तो y हमने निकाल दिया। तो रिवर का हमने थोड़ा सा विड्थ ये वाला फाइंड कर लिया, y दैट इज 3 मीटर। अब दूसरा वाला फाइंड करना है, इसमें फिर tan लगाओ आप, tan 30 डिग्री, छोटा दूसरी ट्राइंगल में tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री अपोजिट टू 30 सर 3, एडजेसेंट सर जी x, tan 30 का वैल्यू सर 1/√3, 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई सर x इज इक्वल टू 3√3। तो x भी निकाल लिया, y भी निकाली, इन दोनों को प्लस करो, रिवर की विड्थ आ जाएगी। तो मेरे बच्चे जो रिवर की विड्थ है वो x + y है, यानी है हमारे पास 3√3 + 3। 3 यू कैन टेक कॉमन, √3 + 1। √3 का वैल्यू डाल सकते हो 1.73, उसमें प्लस कर दो 2.73, 3 से इंटू कर दो, टोटल विड्थ भी आप एग्जैक्ट विड्थ भी निकाल सकते हो। तो ये थे बच्चे मेरे 7 एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। 7 एग्जाम्पल्स एकदम फेयर कर लो अपनी नोटबुक पे, टनाटन इनको प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट, इतना सा भी डाउट आता है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, वापिस उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं फिर से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पे चले जाएंगे हम। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।